हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत चीन के बीच टकराव वाले स्थानों से सैनिक हटाने को लेकर फिर हुई बात। जी हां दोस्तों, क्या निकला इसका कोई नतीजा या फिर रही बेनतीजा, सारी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर में। और इसी बीच बताएंगे जहां रशिया यूक्रेन युद्ध और चीन की तानाशाही खत्म करने को जर्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगा है समर्थन। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे एक्सक्लूसिव खबर। और दोस्तों मदद और समर्थन तो मांगा ही है, लेकिन साथ ही साथ फिजिकली चलकर भारत भी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहां अब जो बाइडेन ने पुतिन को दी अब तक की सबसे बड़ी धमकी। जी हाँ, क्या है वो धमकी? तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि पूरे विश्व में अपना भारत नंबर 1 है और जल्द से जल्द वो सुपर पावर बन जाएगा। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन के बीच टकराव वाले स्थानों से सैनिक हटाने को लेकर फिर हुई बात रही बेनतीजा। जी हाँ, वर्ष 2020 में गलवान घाटी की हिंसा के बाद से भारत और चीन में तनाव चरम पर है और रही सही कसर चीन ने तवांग में नवंबर 2022 में घुसपैठ का प्रयास फिर से करके पूरा कर दिया था। लिहाजा अब दोनों देशों में दुश्मनी का स्तर हाई टेंशन पर चल रहा है। दोनों देशों ने इस बीच बुधवार को बीजिंग में कूटनीतिक वार्ता की और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने के प्रस्ताव पर खुले एवं रचनात्मक तरीके से चर्चाएं की है, लेकिन इसमें कोई समाधान निकलने का संकेत नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने बीजिंग में भारत चीन सीमा विषय पर विचार विमर्श एवं समन्वय के कार्यकारी तंत्र की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चाएं की है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल के तहत इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जल्द ही किसी तिथि पर 18वें चरण की वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने भी अपनी ओर से एक बयान जारी करके कहा है कि दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमा मुद्दे पर शुरुआती चरण में हुई सकारात्मक प्रगति की समीक्षा की है। गलवान घाटी और 4 अन्य स्थानों पर दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाने के नतीजों का समर्थन किया है। जी हाँ, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी सेक्टर में भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की तथा टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों के पीछे हटाने के प्रस्ताव पर खुले और रचनात्मक तरीके से चर्चाएं की है, ताकि इस सेक्टर में एलएसी पर शांति एवं स्थिरता बहाल की जा सके और द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए माहौल बनाया जा सके। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों बातचीत तो जरूर हुई, लेकिन ये बेतरीके से बेनतीजा रही है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसकी वजह से ये बेनतीजा रही होगी। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों हर बार की तरह चाइना बातचीत से चीजों को सुलझाने की कोशिश करता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब झड़पें होती हैं दोस्तों तो एक शरीफ की तरह ये दिखाने की कोशिश करता है चाइना की वो सबसे ज्यादा बातों में बिलीव रखता है, लेकिन वाकई में सच्चाई क्या है वो हमारा भारत जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे चाइना के चाल पर बताइएगा जरूर। लेकिन दोस्तों वीडियो को जितनी ज्यादा से शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां रशिया यूक्रेन युद्ध और चीन की तानाशाही खत्म करने को जर्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगा है समर्थन। जर्मन चांसलर आ रहे भारत। जी हाँ, लगातार गहराता जा रहा रशिया यूक्रेन युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी से दुनिया त्रस्त आ गई है। इस समस्या के तत्काल समाधान के लिए जर्मनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी साख पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में अलग पहचान बना चुकी है, लिहाजा विश्व को भारत से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इस मसले पर पीएम मोदी जी से मिलने अगले 2 दिन में भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में वो इन मुद्दों पर समाधान का सुझाव लेने के साथ ही भारत का समर्थन भी मांगेंगे। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने बुधवार को कहा है कि इस सप्ताह के अंत में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच वार्ता होने जा रही है। इसके एजेंडे में रशिया यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता प्रमुख विषय होंगे। उन्होंने कहा है कि जर्मनी ने यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त करने और वहां अस्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के समर्थन के लिए भारत से भी संपर्क किया है। जर्मन चांसलर की 2 दिवसीय भारत यात्रा शनिवार को शुरू होगी और इस दौरान उनका जोर व्यापार, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और कुशल जनशक्ति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा। इसके अलावा वो वैश्विक चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। जी हाँ, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन ने दे दी पुतिन को बड़ी धमकी। कहा अमेरिका के साथ आर्म संधि तोड़कर अच्छा
नहीं किया तुमने। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका एवं रशिया के बीच परमाणु हथियारों की नियंत्रण संधि के आखिरी बचे हिस्से से अपने देश की भागीदारी निलंबित करके बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के पूर्वी हिस्से के सहयोगियों को आश्वस्त करने के लिए पोलैंड पहुंचे तो उन्होंने इन सहयोगी देशों को आश्वस्त किया है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बावजूद अमेरिका उन सभी देशों के पक्ष में खड़ा रहेगा संधि से पीछे हटने की पुतिन की घोषणा के बाद अपनी पहली टिप्पणियों में जो बाइडेन ने रशिया के इस फैसले की निंदा की, संधि को नई शुरुआत की संज्ञा दी गई। परमाणु मुखास्त्र और मिसाइल निरीक्षण के रूसी सहयोग को निलंबित करने का निर्णय पिछले साल के अंत में मॉस्को द्वारा रद्द की गई वार्ता का अनुसरण करता है। जो बाइडेन की यह टिप्पणी उस वक्त आई जब वो पोलैंड और यूक्रेन की अपनी 4 दिवसीय यात्रा को समेटने के क्रम में बुखारेस्ट 9 के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि पुतिन ने भी ऐसा बयान दे दिया था दोस्तों कि जिससे अमेरिका का खून खौलना तो निश्चित रूप से तय है। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को देश को संबोधित किया और उन्होंने यूक्रेन से जारी जंग पर कहा कि हम इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए अपना हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन हमारी पीठ पीछे एक बहुत ही अलग परिदृश्य तैयार किया जा रहा था। पुतिन का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे के एक दिन बाद आया है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने वार्षिक संबोधन में पश्चिमी देशों के खिलाफ संघर्ष को भड़काने का आरोप भी लगाया है। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां क्या ब्रिटेन लौटाएगा अपना कोहिनूर हीरा, कंबोडिया से चुराए गए अंगकोरियन आभूषण किए वापस। बता दें, ब्रिटेन से कोहिनूर हीरे को वापस लाने की मांग दशकों पुरानी है। हाल के दिनों में यह मुद्दा फिर से तेज हो गया है दोस्तों। इस बीच कंबोडिया सरकार ने कहा है कि उसके यहाँ से चुराए गए बेशकीमती आभूषण उसे वापस मिल गए हैं। इन आभूषणों को पिछले साल लंदन में देखा गया था। कंबोडियाई संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि कंबोडिया से चुराए गए अंगकोरियन क्राउन ज्वेलरी के दर्जनों पीस वापस कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ये आभूषण ऐसे हैं जिन्हें जनता ने कभी नहीं देखा। कंबोडियाई मंत्रालय ने कहा कि उन्हें ब्रिटिश पुरावशेष व्यापारी डगलस लैचफोर्ड के परिवार से 77 पीस कलाकृतियां मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, लैचफोर्ड की 2020 में अमेरिका में मृत्यु हो गई थी और उस पर कलाकृतियों की तस्करी को लेकर मुकदमे चलने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। अब ऐसे में दोस्तों फिर एक बार कोहिनूर हीरो को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोहिनूर हीरो को ब्रिटेन को वापस करना ही होगा अपने भारत में। जी हाँ, जितने भी भाई बहन दोस्त हमारे इस खबरों से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन सबको ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि अपना कोहिनूर हीरा वापस आना चाहिए, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं दोस्तों और हमें बेहद अच्छे से जानकारी है कि ये खबर आप सबके लिए बहुत लुभावनी होने वाली है, क्योंकि फिर से तेज हो चुकी है कोहिनूर को वापस लाने की मांग और अब कंबोडिया को मिलने के बाद तो काफी ज्यादा इसकी आशा बढ़ गई है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि पिछले साल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन द्वारा सबसे बड़े तराशे गए हीरो में से एक कोहिनूर को भारत को लौटाने की मांग और जोर पकड़ गई है और अब एक और भारतीय मूल की पत्रकार नरिंदर कौर और यूके न्यूज की पत्रकार एम्मा वेब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा कर रहा है कि क्या कोहिनूर को भारत अब वापस किया जाना चाहिए या नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये भारत दोस्तों पहले का भारत नहीं, 2014 से पहले का भारत नहीं है, ये मोदी सरकार का भारत है। और दोस्तों आप अच्छे से जान चुके हैं कि आज भारत की क्या स्थिति है पूरे विश्व में, और ब्रिटेन को ना चाहते हुए भी अपने आप वो कोहिनूर भारत को लौटाना ही होगा। अगर आप भी मानते हो तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, नीचे लाइक का बटन होगा, दबा दीजिए। बात करें अगली खबर की, जहां मंत्रियों की सैलरी कटेगी, फोन बिजली पानी का बिल खुद देना होगा, कंगाल होते पाकिस्तान की हो गई बुरी हालत। बता दें, पाकिस्तान की माली हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। अब तक देश की जनता ही महंगाई और गरीबी की मार का सामना कर रही थी, लेकिन दोस्तों अब इसकी जद में कैबिनेट मंत्री, उनके सलाहकार और सरकारी कर्मचारी भी आ गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को सभी कैबिनेट मंत्री और सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश दे दिए हैं। ये ऑफिशियल खबर है दोस्तों। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि सभी मंत्रियों, सरकारी मुलाजिमों और सहकारों, सलाहकारों को वेतन और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन्हें गैस, पानी और बिजली के बिलों का भुगतान भी अपने ही जेब से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सभी कैबिनेट मंत्रियों से उनके वाहन भी वापस लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हर मंत्री को अब सिर्फ एक ही सुरक्षा वाहन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहबाज का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करार करने के बाद देश को फौरी तौर पर राहत देने के लिए यह
कदम उठाए जा रहे हैं। इन नए कदमों के तहत सभी मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों ने स्वैच्छिक तौर पर अपनी सैलरी न लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही सभी मंत्री अपने टेलीफोन, बिजली, पानी, गैस और अन्य संसाधनों का बिल अपनी जेब से भरेंगे। कैबिनेट मंत्रियों से उनकी सभी लग्जरी कारें लेकर उनकी नीलामी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब तक तो ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान गर्त में चला गया है, लेकिन दोस्तों अब जो ये बयान आ रहे हैं और ऑफिशियल पाकिस्तानी सरकार इस पर एक्शन ले रहे हैं दोस्तों, इससे अब क्लियर होता जा रहा है कि वाकई में पाकिस्तान अब डूब चुका है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की राह पर उत्तर कोरिया, राशन है खत्म, तालियां पीटने वाली आवाम को आखिर अब क्या खिलाएंगे किम जोंग उन। जी हाँ, किम जोंग उन का उत्तर कोरिया इन दिनों भीषण खाद्य संकट से जूझ रहा है। उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने दशकों बाद अपने सैनिकों के राशन में कटौती की है। उत्तर कोरिया ने ये ऐलान अपनी कृषि में क्षेत्र में सुधार को लेकर बुलाए गए प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन के बाद किया है। डोंग ए इल्बो अखबार ने दक्षिण कोरिया के एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए राशन 620 ग्राम से घटाकर 580 ग्राम कर दिया गया है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया में भोजन की स्थिति खराब हो गई है और ऐसे में किम जोंग उनके सामने अपनी जनता को 2 वक्त की रोटी देने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपने ताली पीटने वाली जनता को क्या खिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि सिर्फ मिसाइल और बम के प्रोडक्शन करने से लोगों का पेट नहीं भरता है दोस्तों। उसके लिए बहुत सारे ताप करने पड़ते हैं जो उत्तर कोरियाई नेता के बस की बात नहीं है। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान का आज जो ये हाल हुआ है गरीबी वाला, भारत ने हमेशा से ये कहा है कि पाकिस्तान का ये हाल उसके अपने कर्मों की वजह से हुआ है। बहरहाल आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। चलते एक और खबर की तरफ, जहां तालिबान ने भारत से निभाया अपना वादा, भारतीयों के हथियारों को अफगानिस्तान में चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कश्मीर में जन्मे जिहादी कमांडर एजाज अहमद की अफगानिस्तान में मौत हो गई है। वो इस्लामिक स्टेट के लिए काम करता था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और जलालाबाद में भारतीय लोगों पर आत्मघाती हमले करवाता था। भारतीय खुफिया एजेंसियां और परिवार के सदस्यों ने भी एजाज की मौत की पुष्टि की है। एजाज श्रीनगर का रहने वाला था और जनवरी में उसे गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था। बताया जा रहा है कि तालिबान के एक्शन में इस आतंकी की मौत हुई है। भारत ने तालिबान से यह पूरा मामला उठाया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एजाज की बहन फहमीदा शफी ने बताया है कि उसे अधिकारियों ने आतंकी के मारे जाने की सूचना दी है। फहमीदा ने कहा कि पुलिस ने उनके छोटे भाई को कुछ दिन पहले ही बुलाया था और ये सूचना दी थी। तो तालिबान भारत के किए वादों को निभा रहा है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां चीनी नौसेना के पास अमेरिका नेवी से भी ज्यादा ताकत। जी हां, तनाव के बीच अमेरिका ने खुद माना है ड्रैगन का लोहा। बता दें, चीन के साथ चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि चीनी नौसेना के पास उसके मुकाबले कहीं अधिक बढ़त हासिल है। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख ने कहा है कि चीन की नौसेना को अपने प्रतिद्वंदी अमेरिकी के बजाय महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिसमें बड़ा बेड़ा और अधिक जहाज निर्माण क्षमता शामिल है। वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में बोलते हुए अमेरिकी नौसेना सचिव कार्लोस डेल टोरो ने कहा है कि चीन दक्षिण चीन सागर और अन्य जगहों पर हमारे सहयोगियों सहित अन्य देशों की समुद्री संप्रभुता और अन्य देशों की आर्थिक भलाई का लगातार उल्लंघन करने का प्रयास करता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि चीन अब एक बड़ा बेड़ा मिल गया है, इसीलिए वे उस बेड़े को विश्व स्तर पर तैनात कर रहे हैं। वॉशिंगटन को प्रतिक्रिया में अमेरिकी बेड़े को अपग्रेड करना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान में खुलेआम घूमता दिखा हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन। आतंकी के जनाजे में भारत के खिलाफ उगला जहर। बता दें, पाकिस्तान में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम के जनाजे में हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन खुलेआम शामिल हुआ। इतना ही नहीं, उसने जनाजे का नेतृत्व किया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों और वहां मौजूद भीड़ ने आतंकी इम्तियाज के लिए नारे लगाए और भारत को नष्ट करने की कसम खाई। सैयद सलाहुद्दीन ने इम्तियाज के जनाजे की नमाज भी अदा की। जी हाँ, बात करें एक और खबर की, जहां इस्लाम भी नहीं मानता 3 तलाक। अहमदिया मुसलमानों ने पढ़े पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे। बता दें, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से लेकर अन्य पहलों तक अहमदिया मुसलमानों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि 3 तलाक इस्लाम भी नहीं मानता। उन्होंने कहा कि 3 तलाक की प्रथा को इस्लाम भी स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में पीएम मोदी की सरकार का ये कदम एक अच्छा कदम है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक अच्छा कदम है। हम इस पहल का सम्मान करते हैं। इस मौके पर अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन
कमीशन के विदेश मामलों के निदेशक एहसान गौरी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश और अल्पसंख्यकों के लिए कई कदम उठाए हैं और इसकी सराहना की जानी चाहिए। अच्छी चीजों की सराहना की जानी चाहिए और हम उनकी सराहना करते हैं। ऐसे में दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग मत भूलिएगा, ताकि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ता जाए दोस्तों और जल्द से जल्द सुपर पावर बन जाए। बात करें एक और खबर की, जहां फिर भूकंप के झटकों से दहला तुर्की और सीरिया। 6.3 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक से हिल उठी इमारतें। बता दें करीब 2 सप्ताह पहले आए विनाशकारी भूकंप से तुर्की और सीरिया अभी उबर भी नहीं पाए हैं कि एक बार फिर सोमवार की शाम वहां की जमीनें दहल उठी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की सीरिया बॉर्डर पर 6.3 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसके झटके दोनों देशों में महसूस किए गए। भूकंप आते ही दोनों देशों में जमीनें हिलने लगी, जिसके चलते इमारतों में रह रहे लोग डर के मारे उसे खाली कर बाहर भागने लगे। यूरोपियन भूमध्य भूकंप केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र तुर्की सीरिया बॉर्डर पर जमीन के करीब 2 किलोमीटर अंदर था और इस भूकंप का असर तुर्की और सीरिया दोनों में देखने को मिला। दोनों जगह भूकंप आते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए खुले स्थानों की ओर भागते नजर आए। और इस भूकंप में क्या नुकसान हुआ इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ऐलान करते ही चीन को घेरना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की निक्की हेली के बाद अब एक और भारतवंशी ने 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये शख्स विवेक रामास्वामी है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अपने दावेदारी को पेश किया है। विवेक ने मंगलवार को फॉक्स न्यूज के प्राइम टाइम शो पर लाइव इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान किया। वो योग्यता को फिर से महत्व देने और चीन पर निर्भरता को खत्म करने के वादे के साथ चुनावी मैदान में कूद गए। रामास्वामी ने कहा कि हम राष्ट्रीय पहचान के संकट के बीच में फंसे हुए हैं, जहां हम लंबे समय तक अपने मतभेदों को साथ लेकर चले हैं कि हम भूल गए हैं कि हम अमेरिका के स्थानीय नागरिकों के समान ही हैं, जो उनकी तरह ही राष्ट्र हित में सोचते हैं। ऐसे में दोस्तों निक्की हेली जो कि भारत मूल की है दोस्तों, और अब ऐसे में विवेका रामास्वामी जी का भी ऐलान करना दोस्तों ये दिखाता है जैसे ब्रिटेन में ऋषि सुनक जी भारत मूल के प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे में अमेरिका पर भी भारतीयों का कब्जा होगा। कब्जा इज द सेंस भारतीय ही रूल करेंगे दोस्तों विश्व को। अगर आप भी मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व भारत का गुणगान गाएगा, तो दोस्तों मेरा भारत महान कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली पर भारत ने तोड़ी चुप्पी। मदद के सवाल पर जयशंकर जी की 2 टुक बता दें। पाकिस्तान में जारी आर्थिक बदहाली पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य काफी हद तक उसके अपने कार्य और उसकी पसंद से निर्धारित होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो अपनी आर्थिक परेशानियों से कैसे बाहर निकले। भारत की ओर से श्रीलंका को दी गई मदद का उल्लेख करते हुए जयशंकर जी ने कहा है कि भारत ने गंभीर आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद की, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच संबंध पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार, उच्च महंगाई दर और पाकिस्तानी मुद्रा में तेज गिरावट की वजह से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब ऐसे में जयशंकर जी ने कह दिया है क्लियर कि कोई भी व्यक्ति अचानक और अकारण ही किसी कठिन परिस्थिति में नहीं पहुंचता है। पाकिस्तान के साथ आज हमारा ऐसा कोई संबंध नहीं है कि हम सीधे उस प्रक्रिया यानी मदद में शामिल हो सके। ये हमारे पड़ोसी देश पर निर्भर है कि वे इससे उभरने के लिए कोई रास्ता निकाले। ऐसे में भारत ने इनडायरेक्टली दोस्तों क्लियर कर दिया है कि भारत किसी भी तौर पर नहीं जाने वाला पाकिस्तान की मदद करने, क्योंकि भारत को दुख में डाल करके ही पाकिस्तान ने पावर हासिल करने की कोशिश की थी और वही आज कारण बन गया है पाकिस्तान के इस लाचारी का। और अब ऐसे में भारत आखिर क्यों ही जाए आगे से? आप लोग क्या सलाह देना चाहेंगे भारत को? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते दोस्तों भारत की जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता की राय सर्वोपरि होती है दोस्तों। तो राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो शेयर करते रहिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां कुमार विश्वास ने आरएसएस को बताया अनपढ़। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कथा करने आए हो, प्रमाण पत्र मत बांटो। जी हाँ, भारत उत्कर्ष नव जागरण और बृहत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना पर एकाग्र विक्रमोत्सव 2023 के तहत कवि और लेखक कुमार विश्वास उज्जैन में राम कथा के प्रेरक प्रसंग सुनाने पहुंचे थे। मंगलवार को उन्होंने राम कथा के प्रसंग सुनाने के दौरान आरएसएस पर निशाना साधा और संघ को अनपढ़ बताया। जिस वक्त कुमार विश्वास ने संघ के बारे में यह कहा, उस दौरान मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। कुमार विश्वास का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं कुमार विश्वास के बयान पर अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर कुमार विश्वास को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उज्जैन में कथा करने आए हो, कृपया करके कथा
क्या करो प्रमाण पत्र मत बांटो। जी हाँ, कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ऐसे में आपको बता दें, जब पूरा भारत दोस्तों खास करके भारतीय जनता पार्टी ने कुमार विश्वास को घेरने की कोशिश की, तो उसके बाद कुमार विश्वास का बयान आया दोस्तों और कहा कि वामपंथियों ने जो पढ़ा वो गलत पढ़ा। जी हाँ, बात करें एक और खबर की, जहां सीएम योगी पर मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने पत्रकार पर 1 लाख हर्जाना भी लगाया। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के खिलाफ दाखिल गोरखपुर के पत्रकार परवेज परवाज की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 2007 से इस मामले को लेकर मुकदमेबाजी कर रहे परवेज की नियत पर सवाल उठाते हुए उस पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। परवेज की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डीके सिंह ने कहा है कि एक बार जब सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर दिया और याची उसके खिलाफ हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार चुका है, तो फिर इस मामले में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत विवेचना जारी नहीं रखी जा सकती। ट्रायल कोर्ट ने याचिका की प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज करने में कोई गलती नहीं की है। ऐसे में जब खबर योगी जी से ही जुड़ी है दोस्तों, तो आपको बता दें एक और बड़ी खबर है योगी जी को लेकर, जहां अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा योगी जी का मंदिर, लगेगी सीएम योगी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर बनने जा रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ का यह मंदिर 101 फीट ऊंचा होगा और इसकी निर्माण लागत लगभग 4 करोड़ रुपए होगी। 24 फरवरी को इसका भूमि पूजन किया जाएगा और इस मंदिर का निर्माण कराने वाले प्रभाकर मौर्य इसके पहले भी सरकारी भूमि में योगी मंदिर बनाकर विवादों में आ चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, योगी जी के मंदिर बनाने को लेकर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं मंदिर बनना चाहिए या नहीं। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, भारत की जनता क्या कहती है। साथ ही साथ आपको बता दें एक और बड़ी खबर, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे का भारतीय जनता पार्टी पर करारा वार, कहा चाहे 100 मोदी शाह आ जाएं, 2024 में बनेगी कांग्रेस नीतीश सरकार। जी हां, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा है कि 2024 में उनकी पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से सरकार बनाएगी। वो नई दिल्ली में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी इंटक के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। खड़गे ने इससे एक दिन पहले मंगलवार को नागालैंड में एक चुनावी सभा में कहा था कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस नीति गठबंधन सरकार बनेगी। खड़गे ने बुधवार को विपक्षी एकजुटता की पैरवी करते हुए कहा कि कांग्रेस और हमारी दोस्त पार्टियां 2024 में मिलकर जरूर सरकार बनाएंगी, सबके सहयोग के साथ सरकार बनाएंगे, सामूहिक रूप से सरकार बनाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी जी बार बार छाती ठोकते हैं, लोकतंत्र में जनता घमंडी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती। खड़गे ने दावा किया कि बार बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इसलिए निशाना बनाया जाता है ताकि गांधी परिवार की छवि खराब हो सके, कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा चाहे 100 मोदी या अमित शाह आ जाएं, ये भारत है और संविधान बहुत मजबूत है, हम जीत कर रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, विपक्ष का काम है जो सरकार में है उस पर बयानबाजी करना। अगर सरकार सही है उसके बावजूद भी सरकार को गलत ठहराएगी, विपक्ष उनका काम है। इस पर आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। ऐसे में 100 मोदी की बात की जा रही है, अगर आप भी मानते हैं कि एक मोदी जी ही सब पर भारी हैं, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए।